हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये 13वें यूनिट का तीसरा वीडियो है और इससे पहले दो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है एल्केनो के भौतिक गुण। तो आज हमें एल्केनो के भौतिक गुण के बारे में डिस्कशन करना है, जिसे आप कह सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो, ये एल्केनो के भौतिक गुण, और इंग्लिश में भी लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। पोज करके लिख लो बेटे, जल्दी लिख लिया? ठीक है। तो हमें पढ़ना है एल्केनो के भौतिक गुणों के बारे में। सबसे पहला भौतिक गुण हम लिखते हैं, आप नंबर 1 करके हेडिंग लिखो भौतिक अवस्था। नंबर 1 हेडिंग लिखो भौतिक अवस्था, या भौतिक अवस्था को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हो बताओ? भौतिक अवस्था को हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, क्या कहते हैं? फिजिकल स्टेट। बहुत ध्यान से समझना है, हम पढ़ रहे हैं एल्केनो के भौतिक गुण। तो एल्केनो के भौतिक गुण पढ़ने से पहले आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि एल्केन किसे कहते हैं। पता है ना? एल्केन एल्केन कहते हैं सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को, यानी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन कहते हैं। तो इसके भौतिक गुणों में जो सबसे पहला भौतिक गुण हमें पढ़ना है वो है भौतिक अवस्था। और भौतिक अवस्था में आपको ध्यान से एक बात को समझना है कि यदि किसी एल्केन में एक कार्बन है या 2 कार्बन है या 3 कार्बन है या 4 कार्बन है, यानी एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक वाले जितने भी एल्केन होते हैं, भाई एक कार्बन वाले एल्केन को आप क्या कहोगे? मीथेन। 2 वाले को एथेन, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन और 4 कार्बन वाले को आप क्या कहोगे? ब्यूटेन। तो एक कार्बन से 4 कार्बन तक वाले जो एल्केन होते हैं, इनकी खासियत ये है कि ये सारे रंगहीन हैं। क्या हैं? रंगहीन हैं, पहली बात। कॉमा, एक खासियत इनके अंदर ये है कि ये सारे गंधहीन हैं, इनमें कोई स्मेल भी नहीं होती है, और गैस हैं। क्या है? गैस। और इन्हीं की हमें जरूरत पड़ती है। हमारे कोर्स में एक कार्बन वाला एल्केन है और 2 कार्बन वाला, यानी मीथेन और इथेन ही हमारे कोर्स में है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बन वाले एल्केन से 4 कार्बन वाले एल्केन तक जितने भी एल्केन हैं, वे सभी रंगहीन गंधहीन गैस होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन गंधहीन गैस। जबकि यदि आप 4 कार्बन से आगे जाते हो, मान लो आपके पास कोई एल्केन ऐसा है जिसमें 5 कार्बन है और 5 कार्बन से आप जाते हो 17 कार्बन तक वाले एल्केन्स पर। तो ऐसे एल्केन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 से लेकर 17 तक हो, तो ये क्या होते हैं? ये सब रंगहीन होते हैं। ये भी रंगहीन है। और बेटे ये सब रंगहीन होने के साथ साथ वाष्पशील द्रव हैं। क्या होते हैं? वाष्पशील द्रव। देखो ये बात आपकी समझ में आती है क्या? मैंने आपको समझाया है कि एक कार्बन से 4 कार्बन तक वाले जो एल्केन हैं, वे सारे तो रंगहीन गंधहीन गैस हैं, जबकि 5 कार्बन से 17 कार्बन तक वाले जो एल्केन होंगे, वे सभी रंगहीन वाष्पशील द्रव होते हैं। अब यदि आप 17 कार्बन से ज्यादा कार्बन वाले एल्केन की बात करते हो, तो मैं लिखूंगा उच्च सदस्य, यानी हायर मेंबर्स। उच्च सदस्य उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 17 से भी ज्यादा हो, 18, 19, 20 या उससे ज्यादा। इससे ज्यादा यानी 17 कार्बन से ज्यादा कार्बन वाले जो एल्केन हैं, वे सभी रंगहीन ठोस होते हैं।
क्या होते हैं? रंगहीन ठोस। तो ये बात बेटे आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। ये भौतिक अवस्था के बारे में ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक कार्बन से 4 कार्बन तक वाले जितने भी एल्केन हैं वे रंगहीन गंधहीन गैस हैं, और हमें इसी पॉइंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पहले पॉइंट की। अब दूसरे पॉइंट पे यानी दूसरा गुण हम पढ़ेंगे। चलो दूसरा गुण हम पढ़ते हैं क्वथनांक। दूसरा गुण पढ़ते हैं क्वथनांक, इसे समझ लेना ध्यान से। और बेटे आपको सबको पता है कि क्वथनांक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। चलो एल्केन्स के क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक का वैसे तो आपको पता है, कोई द्रव जितने ताप पर उबलना प्रारंभ कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। या आप कह सकते हो कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। तो परिभाषा तो यहां समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर क्वथनांक के बारे में इतना समझने की आवश्यकता है कि जो आपके पास नॉर्मल एल्केन होता है ना, देखो एक बात बताता हूं मैं आपको बहुत बढ़िया। जो नॉर्मल एल्केन होता है, ठीक है, तो नॉर्मल एल्केन का क्वथनांक जो होगा, क्वथनांक को बीपी लिख दूं, बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन एटम्स की संख्या के। देखो ये बात समझनी पड़ेगी आपको, मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखो कार्बन एटम्स की संख्या या कार्बन परमाणुओं की संख्या या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैं आपको समझा रहा हूं कि नॉर्मल एल्केन उसे कहते हैं सिद्धि श्रृंखला वाले एल्केन को, ठीक है, जिसमें कार्बन परमाणु एक सिद्धि श्रृंखला में जुड़े हों, ऐसा एल्केन नॉर्मल एल्केन। चलो यहां डैश लगा देता हूं। नॉर्मल एल्केन का जो क्वथनांक होता है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जिस नॉर्मल एल्केन में जितने ज्यादा कार्बन परमाणु हैं या होंगे उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। अब आपके दिमाग में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर क्यों, मतलब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो पहले मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, इसी बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। नॉर्मल एल्केन में मैं एग्जांपल लेता हूं एक कार्बन वाले एल्केन का। मैंने लिखा मेथेन, ठीक है, मेथेन। तो मेथेन के बाद मैंने लिखा एथेन, मेथेन के बाद एथेन, फिर लिखा प्रोपेन, फिर लिखा मैंने ब्यूटेन में नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, और फिर लिखा मैंने नॉर्मल पेंटेन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में तो क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आपने नॉर्मल का प्रयोग जो किया है वो मेथेन के साथ, एथेन के साथ, प्रोपेन के साथ तो नॉर्मल का प्रयोग आपने करा ही नहीं है, और आपने ब्यूटेन और पेंटेन के साथ नॉर्मल का प्रयोग किया है। इसका रीजन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना उन्हें पता है कि मेथेन तो एक ही तरह का होता है, तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो कौन सा है। एथेन भी एक तरह का ही होता है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन सा प्रकार है। इसी तरीके से प्रोपेन भी एक ही प्रकार का होता है। जो चीज दुनिया में एक होती है ना उसे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये कौन सी है। ये बात मैंने आपको सिखा रखी है, ठीक है। देखो अब यदि कोई मेरे से पूछता है कि भाई ये सारे नॉर्मल एल्केन हैं यानी सिद्धि श्रृंखला वाले एल्केन हैं, और यूं बताओ कि इनमें से बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, तो हमने अभी पढ़ा कि नॉर्मल एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अनुक्रमानुपाती होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के। जिस नॉर्मल एल्केन में जितने ज्यादा कार्बन परमाणु होंगे उसका बेटे क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। कैसे? देखो मेथेन में एक कार्बन परमाणु है तो इससे ज्यादा क्वथनांक इथेन का होगा, इथेन से ज्यादा क्वथनांक होगा प्रोपेन का, प्रोपेन से ज्यादा होगा नॉर्मल ब्यूटेन का, और इससे ज्यादा होगा नॉर्मल पेंटेन का, ठीक है। अब सवाल तो ज्यों का त्यों है, सवाल का तो कोई अर्थ, कोई मतलब, कोई कारण निकल के ही नहीं आया हमारे सामने कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसका कारण पता क्या है? इसका कारण यह है, यहां बताता हूं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के ऊपर कैसे डिपेंड करता है किसी भी नॉर्मल एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसका कारण, चूंकि नॉर्मल एल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना
नॉर्मल एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल बलों के। वैन डर वाल बल, या वैन डर वाल बल को आप कह सकते हो वैन डर वाल फोर्स। नॉर्मल एल्केन का क्वथनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल फोर्स के। यानी जिस एल्केन के अणुओं के बीच वैन डर वाल बल ज्यादा लगेगा, वैन डर वाल आकर्षण ज्यादा लगेगा, वैन डर वाल बंध ज्यादा लगेगा, उस एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना, ये जो वैन डर वाल बल है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के। पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप कह सकते हो संपूर्ण पृष्ठ, सरफेस एरिया। अब फिर दिमाग घूमा कि सर ये तो बात समझ में ही नहीं आ रही, कुछ क्या कह रहे हैं आप, कुछ समझ में ही नहीं आ रही बात समझ में आएगी। देखो, मैं आपको यूं कहना चाह रहा कि यदि आपके पास एक कार्बन है, मीथेन एक कार्बन है इस तरीके से, H तो 4 जोड़ दोगे आप इसके ऊपर, इथेन यहां 2 कार्बन है, प्रोपेन यहां 3 कार्बन है, हाइड्रोजन तो जोड़ ही दोगे, ब्यूटेन यहां 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और पेंटेन यहां कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। और मैं आपसे पूछ लूं कि इन सारे एल्केन्स में किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? आप कहोगे कि सर सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ उसका सबसे ज्यादा होगा जिसकी कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला सबसे लंबी होगी। देखो यहां लंबाई ज्यादा है, और लंबाई ज्यादा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होगी, और भी कम और भी कम और भी कम। तो किसी सीधी श्रृंखला वाले एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होती है, उस एल्केन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ या सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका ज्यादा होगा तो उतना ही ज्यादा वैन डर वाल बल लगेगा उसके अणुओं के बीच में। ठीक है, उसके जैसे मैंने कहा नॉर्मल पेंटेन है, तो नॉर्मल पेंटेन के 2 अणुओं के बीच में उतना ही ज्यादा वैन डर वाल फोर्स लगेगा जितना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा। और वैन डर वाल फोर्स जितना ज्यादा लगेगा, वे सारे अणु आपस में एक दूसरे को उतना मजबूती से पकड़ के रखेंगे, और जितना मजबूती से वे पकड़ के रखेंगे एक दूसरे को, उन्हें गर्म करके अलग अलग करके भाप बना के उड़ाना, यानी उन्हें बॉयल करना, उनका क्वथन करना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि सारी दुनिया को पता है एकता में शक्ति है। ठीक है, एकता में क्या होती है, शक्ति। तो यहां साफ बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी आपके पास नॉर्मल एल्केन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट अनुक्रमानुपाती होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के। क्योंकि कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उस एल्केन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा, और उस एल्केन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उस एल्केन के अणुओं के बीच में लगने वाला वैन डर वाल बल उतना ही ज्यादा होगा। और वैन डर वाल बल जितना ज्यादा होगा ना, उस एल्केन के सारे अणु उतने ज्यादा मजबूती से एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, और जितनी ज्यादा मजबूती से एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, गर्म करने पर उनका उड़ के भागना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी उन्हें अलग अलग करके और उड़ा देना, यानी उनका क्वथन कर देना, इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल क्वथनांक के बारे में एल्केन के। ठीक है, सीधी बात है। पर मैं आपको एक बात और बताऊंगा बहुत जबरदस्त वाली। मैं आपको बताऊंगा कि मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि मेरे पास कुछ एल्केन ऐसे हैं, 2 या 3 एल्केन, कि उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं यहां, ये तो नॉर्मल एल्केन है। यदि एल्केन्स में कार्बन परमाणुओं यानी कार्बन एटम्स, यदि एल्केन्स में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो या बराबर हो या इक्वल हो, तो क्या होगा बेटे? तो पता क्या होगा? तो
तो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा शाखाओं की संख्या के। शाखा माने ब्रांच, शाखाओं की संख्या के। ये बात किसी किसी बच्चे को ही हजम होती है। भाई अभी तो हमने नॉर्मल एल्केन की बात करी थी कि कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी नॉर्मल एल्केन में, उस एल्केन का पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उस एल्केन के अणुओं के बीच में उतना ही ज्यादा आकर्षण बल लगेगा, यानी उस एल्केन के अणु एक दूसरे को उतनी ही ज्यादा मजबूती से पकड़ेंगे, तो गर्म करके उन्हें अलग करना और उड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए क्वथनांक ज्यादा होगा। पर यदि मैं कहूं कि एल्केन्स में कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है तो क्या होगा, तो जो क्वथनांक होगा एल्केन्स का वो शाखाओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये 1 लिखा मैंने, यानी जितने ज्यादा ब्रांच निकले होंगे एल्केन में उसका एल्केन का क्वथनांक उतना ही कम होगा। अब सवाल खड़ा हुआ ना दिमाग में कि सर क्यों, आप इस बात को क्यों कह रहे। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल लगाता हूं, यहां एक एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से समझना इस एग्जांपल को। मान लो मैं आपको कह दूं कि मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन वाला एक एल्केन है, नॉर्मल पेंटेन है, और एक कह दिया मैंने आपको ऐसा 1 2 3 4 और एक कार्बन नीचे जोड़ दिया, इसमें भी 5 कार्बन है पर एक कार्बन नीचे है, तो ये आइसोपेंटेन है। और एक हमारे पास ऐसा है 1 2 3 4 और एक कार्बन नीचे है 5, नियोपेंटेन। अब यदि कोई मेरे से पूछता है कि यार इन तीनों पेंटेन में, नॉर्मल पेंटेन है आपको पता है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, आप लिखना चाहो लिख लो, ये तो है नॉर्मल और ये है आइसो और ये क्या है नियो, ठीक है। हाइड्रोजन मैंने पूरे नहीं करे हैं। मेरे से किसी ने पूछा कि कार्बन परमाणु तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अभी आपने कहा था कि एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन एटम्स की संख्या के। कार्बन एटम्स तो बराबर हैं, पर वो तो फार्मूला नॉर्मल एल्केन के लिए था। क्या ये तीनों नॉर्मल एल्केन है? तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से एल्केन में ज्यादा ब्रांचेज हैं। कार्बन परमाणु तो तीनों में 5-5 ही हैं, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है और इसमें 2 ब्रांच है ऊपर नीचे। तो जिसमें जितनी ब्रांच होंगी उस एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उतना ही कम होगा। इसका क्वथनांक नियोपेंटेन का सबसे कम होता है। नियोपेंटेन से ज्यादा क्वथनांक होता है आइसोपेंटेन का, और आइसोपेंटेन से ज्यादा क्वथनांक होता है नॉर्मल पेंटेन का। फिर एक सवाल खड़ा हुआ दिमाग में कि सर क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी एल्केन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है ना, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, उस एल्केन के अणुओं के बीच आकर्षण बल उतना ही ज्यादा लगता है। और आकर्षण बल अणुओं के बीच जितना ज्यादा लगेगा क्वथनांक उतना ही ज्यादा होगा। यहां देखो जरा, इस नियोपेंटेन की शक्ल देखो ध्यान से, क्या इसकी शक्ल एक गोलीय रूप नहीं ले रही है? आप कहोगे कि सर हाँ ले रही है, ये तो थोड़ा जो है गोलीय आकृति में है। जबकि इस वाले नॉर्मल पेंटेन की बात करो, क्या ये एक बेलन के आकार का नहीं है, एक सिलेंडर जैसा नहीं है, ये तो एक लंबी छड़ जैसा है और ये गोले जैसा है। और यदि मैं आपको कहूं कि बराबर आयतन का, ध्यान से सुनना फिर दोबारा, मैं यूं कहूं कि मेरे पास 2 ठोस संरचनाएं हैं, उनमें आयतन उनका बराबर है दोनों का, एक तो है बेलन और एक है गोला, और मैं आपसे पूछ लूं कि समान आयतन के बेलन और समान आयतन के गोले, इन दोनों में किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा? तो जो बच्चा कक्षा 10 तक गणित को ठीक ठाक तरीके से पढ़ के आया है उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान होगा कि कोई भी पदार्थ या कोई भी ठोस सबसे कम पृष्ठीय क्षेत्रफल जब रखता है जब वो गोलीय आकृति में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां जो है जब किसी एल्केन में ज्यादा ब्रांच निकलती हैं तो वो एल्केन एक सिलेंडर से यानी एक लंबी शाखा से
गोलीय रूप की तरफ को अग्रसर रहता है, वो गोलीय करना चाहता है, अपने आप को स्फेरिकल करना चाहता है। और जब स्फीयर में वो कन्वर्ट हो रहा, गोले में कन्वर्ट हो रहा, तो गोलीय अवस्था में किसी भी समान आयतन वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। जब भी कोई ठोस गोल अवस्था में होगा तो समझो, मान लो आपने समान आयतन का बेलन ले लिया, उतने ही आयतन का शंकु ले लिया, उतने ही आयतन का गोला ले लिया, तो तीनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ निकाल कर देख लेना, सबसे कम संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया आएगा गोले का सबसे कम। तो यहां कार्बन परमाणु भले ही बराबर हो, पर आपको देखना कि कौन इनमें गोल है ज्यादा। गोल वो होगा जिसमें ज्यादा ब्रांच होंगी, और जब वो गोल होगा तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम होगा, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे कम है इसका नियोपेंटेन का, तो नियोपेंटेन के जो अणु हैं बहुत सारे बर्तन में भरे हुए, उन अणुओं के बीच आकर्षण बल कम लगेगा, क्योंकि गोलीय आकृति के कारण इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और इसके अणुओं के बीच आकर्षण कम है। आकर्षण जिसके अणुओं के बीच कम हो उसका क्वथनांक तो कम होगा ही। थोड़ा सा ही गर्म करो, अणुओं के बीच आकर्षण कम है, सारे अणु अलग थलग हो जाएंगे और उड़ना शुरू कर देंगे, भाप बन के वाष्पित होना शुरू कर देंगे। जबकि जो सीधी श्रृंखला वाला है जिसमें कोई ब्रांच है ही नहीं, वो तो एक बेलनाकार रूप धारण किए हुए है, और बेलनाकार रूप धारण किए हुए तो समझो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है गोलीय रूप के मुकाबले, और जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तो इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल भी बहुत ज्यादा लग रहा होगा, और इसके अणुओं के बीच ज्यादा आकर्षण बल लगेगा तो इसके अणु एक दूसरे को ज्यादा मजबूती से पकड़ेंगे, और इसके अणु एक दूसरे को ज्यादा मजबूती से पकड़ेंगे तो उन्हें गर्म करके तोड़ना और भाप बना के उड़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ जो जिस एल्केन में कोई ब्रांच नहीं होगी उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी एल्केन में उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा। देखो ये बात समझ में आती है क्या आपके? ठीक है, इसलिए लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शाखाओं की संख्या के। इसमें शाखा 2 हैं इसलिए कम है, जिसमें जितनी ज्यादा शाखाएं उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम, जिसमें जितनी ज्यादा ब्रांच उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम, क्योंकि जितनी ब्रांच होंगी वो गोलीय रूप धारण करेगा उतना, और गोलीय का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा। ठीक है बेटे, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगले भौतिक गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं। लिख लिया बेटे? ठीक है, तीसरे नंबर पर जो हमें भौतिक गुण डिस्कस करना है वो करना है गलनांक। गलनांक, ठीक है, गलनांक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एमपी। अब देखो इसमें एक बात समझनी है आपको कि जो एल्केन का गलनांक होता है ना, एल्केन का गलनांक को एमपी लिख दूं। एल्केन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो अणुभार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है अणुभार के, मॉलिक्यूलर वेट के। अब अणुभार से यदि आपको समझ में नहीं आता तो इसे इस तरीके से लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। किसी एल्केन में जितने ज्यादा कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे उस एल्केन का अणुभार उतना ही ज्यादा होगा, और अणुभार इसका जितना ज्यादा होगा उतना ही इसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक होगा। पर यहां एक बात समझने वाली है बेटे, यहां लिख देता हूं बट मानी लेकिन, ठीक है, ध्यान से समझना। अणुभार ज्यादा, कार्बन परमाणुओं की संख्या यदि उसमें ज्यादा है तो उसका गलनांक ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां एक बात समझनी है कि जो सम संख्या सम कार्बन वाला एल्केन है आपके पास, मान लो आपके पास एक ऐसा एल्केन है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है? सम है, ठीक है, और एक एल्केन ऐसा है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या विषम है। सम कार्बन वाला एल्केन, सम कार्बन वाले एल्केन, सम कार्बन ऐसे लिखते हैं जिससे समझ में आ जाए आपको। सम कार्बन वाले एल्केन का
जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना MP, वो ज्यादा होता है विषम कार्बन वाले एल्केन के मेल्टिंग पॉइंट से। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। मान लो आपके पास दो तरह के एल्केन हैं, उसमें से एक एल्केन तो ऐसा है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम है, और एक एल्केन ऐसा है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या विषम है, और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल लगाता हूं, चलो आपको समझाने के लिए यहां एक एग्जांपल लगाता हूं। चलो मान लो हमारे पास एक एल्केन है जिसमें कार्बन परमाणु 1 है, फिर एक एल्केन है जिसमें कार्बन परमाणु 2 हैं, एक एल्केन में कार्बन परमाणु 3 है और एक में 4 हैं, एक एल्केन ऐसा है जिसमें कार्बन परमाणु 5 हैं, एक एल्केन ऐसा है जिसमें कार्बन परमाणु 6 हैं। अब किसी ने हमारे से पूछ लिया कि इन एल्केन्स को इनके मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक के क्रम में व्यवस्थित करो। तो मैं यूं देखूंगा, ये विषम ये सम, तो इसमें ज्यादा होगा इसका, यानी सम कार्बन परमाणुओं वाले एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक विषम से ज्यादा होगा। अब यहां देखो ये क्या है, चलो इन दोनों को देख लो, ये सम है ये विषम है, तो सम वाले का ज्यादा होगा, ऐसा निशान लगेगा। आपको पता है ना ज्यादा की तरफ क्या होते हैं, 2 लड्डू, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। अब देखो ये सम है ये विषम है, तो यहाँ निशान ऐसा लगेगा, ये सम है ये विषम है, तो यहाँ निशान ऐसा लगेगा, ये सम है तो सम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मतलब आपको यूं नहीं देखना, आपको यूं देखना, किसी एक को पकड़ लो, उसे देखो सम है या विषम, इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या विषम है, 3 कार्बन वाला एल्केन जिसे आप कहते हो प्रोपेन है ये, ठीक है, C3H8 लिखा जाएगा पूरा, मैं तो कार्बन परमाणुओं की संख्या ही लिख रहा हूं यहां सिर्फ। अब देखो यदि किसी ने पूछा कि प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट इथेन से कम होता है या ज्यादा, तो आप देखोगे कि इथेन में 2 कार्बन है, सम है, तो इथेन का ज्यादा होगा, प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। और यदि पूछ लिया कि भाई प्रोपेन और ब्यूटेन में बताओ, तो प्रोपेन और ब्यूटेन में ब्यूटेन का ज्यादा होगा क्योंकि ये सम संख्या है। तो दोनों तरफ का हिसाब ही लेकर चलना है आपको, दोनों तरफ का हिसाब, यूं नहीं कि बढ़ते क्रम में चले जाओ। यहां भले ही हमने लिख दिया हो कि एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अणुभार के, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। यदि आप खाली इस बात के ऊपर गौर फरमाओगे तो आप यूं कहोगे कि सर 1 कार्बन से ज्यादा 2 कार्बन वाले का होगा, उससे ज्यादा 3 कार्बन वाले का, इस निशान को पलटो सर, इधर को मुंह खोल लो इसका, इधर को ना खोल लो इसका मुंह। तो जब तो मैंने यहां लिखा बट, लेकिन इस चीज का ध्यान रखो भाई, आपको इस बात का तो पता है कि अणुभार बढ़ेगा तो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो वंडरवाल फोर्स बढ़ेंगे तो गलनांक बढ़ेगा, गलनांक ज्यादा होगा। पर सम और विषम का भी खेल आपके समझ में आना चाहिए जरूर। पर हाँ एक बात है कि सर यूं बताओ, आप सम और विषम में मतलब यूं क्यों कह रहे हैं कि जो सम कार्बन परमाणुओं वाला एल्केन है उसका क्वथनांक ज्यादा क्यों होगा, इसका कारण तो बता दो आप। इसका कारण पता क्या है, चलो मैं बताता हूं, यहां लिखता हूं, चूंकि सम कार्बन एटम्स वाले एल्केन्स में या एल्केन में अधिक निबिड़ संकुलन होता है। फिर एक मुसीबत सामने आ गई, अधिक निबिड़ संकुलन होता है, निबिड़ संकुलन होता है। सर ये क्या बीमारी है, इसके बारे में बताओ। निबिड़ संकुलन, इसे कहते हैं हम क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। अब इसे मैं 12th क्लास में तो बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा निबिड़ संकुलन का,
पर यहाँ क्या करें इसका, यूं बताओ सर, यहाँ इसका कुछ तो इलाज करो, थोड़ा जो है रोकथाम तो कर ही दो इसकी, पूरा पोस्टमार्टम नहीं कर रहे तो रोकथाम तो कर ही दो। तो बेटे निबिड संकुलन का मतलब इंग्लिश में तो इसे कहते हैं क्लोज्ड पैकिंग, और मोटे तौर पर हमारे देश की भाषा में कहते हैं खचाखच भरना। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं बहुत सारी मूंगफली खरीद के लेके आया, मान लो मैं 2 किलो या 5 किलो मूंगफली ले आया घर के लिए, और मेरे पास एक डब्बा है वो भी 5 किलो का है। 5 किलो के डब्बे में मैंने मूंगफलियां डालनी शुरू करी, वो 5 किलो का डब्बा पूरा भर गया मूंगफलियों से, पर अब भी मेरे पास पॉलीथीन में कुछ मूंगफलियां शेष बची हैं, और 5 किलो का डब्बा पूरा भर गया, थोड़ी सी और बची एक मुट्ठी। तो आप क्या करोगे? तो जो शैतान बच्चे में तो यूं कहेंगे कि सर उन्हें खा लेंगे बस, जब डब्बे में नहीं आ रही तो उन्हें खा के अभी निपटा दो और क्या। पर जो बच्चा ईमानदार है वो क्या करेगा, उस डब्बे को पकड़ के हिलाएगा, यूं हिला के मूंगफलियों को नीचे को करेगा, फिर हिलाएगा, फिर नीचे को करेगा। तो जब हमने मूंगफलियों के डब्बे में मूंगफली डालनी शुरू करी, वो पहले भर गया था पर वो खचाखच नहीं भरा था, उसमें क्लोज्ड पैकिंग नहीं हुई थी, उसमें निबिड संकुलन नहीं हुआ था। हमने उस डब्बे को पकड़ के हिलाया, मूंगफलियों को नीचे दबाया, जगह बनाई, एक मुट्ठी मूंगफली जो पॉलीथीन में बची थी उसे भी उसमें एडजस्ट कर दिया, दबा दुबो के ढक्कन बंद। तो जब आपने उस डब्बे में मूंगफलियों को खचाखच भर दिया है ना, तो आपने मूंगफलियों का निबिड संकुलन कर दिया है उसके अंदर, ठीक है। तो जो सम संख्या वाले एल्केन होते हैं ना, उनमें कार्बन परमाणुओं का निबिड संकुलन होता है, यानी कार्बन परमाणु ऐसे पास पास होते हैं। जैसे आप प्रार्थना स्थल पर जब लाइन लगाते हो ना, प्रेयर में, जब आप ग्राउंड में या अपनी असेंबली हॉल में जब लाइन लगाते हैं बच्चे सब, तो वे खचाखच भरे होते हैं उस समय। और जब वहां पर टीचर आगे कहते हैं कि एक हाथ का फासला ले लो, तो फिर दूर दूर हो जाते हैं हम, जिससे लाइन लंबी हो जाए और ज्यादा घिचपिच ना हो। तो यदि कहीं घिचपिच हो रही तो समझ जाओ निबिड संकुलन है वहां, समझ रहे ना आप। जैसे मैं आपको कहूं प्राइवेट बस सर्विस, प्राइवेट बस सर्विस में क्या होता है कि जो कंडक्टर है वो पीछे से या आगे से, मान लो पीछे वाली खिड़की से वो पैसेंजर को भरता जा रहा, बैठो बैठो भाई, आगे आगे को जाओ, आगे आगे को जाओ, पूरी जगह वो जो है ना पूरी जगह घिरवा देगा। मतलब उसकी कैपेसिटी तो बस की थी 40 आदमियों को बिठाने की, पर उसने 40 तो बिठा रखे और उसने 50 कर रखे खड़े उसमें बस में, तो 40 की कैपेसिटी में वो 90 पैसेंजर्स को लेके जा रहा, उसने पैसेंजर्स को क्या करा, खचाखच भर दिया, ठीक है। तो इस खचाखच भरने को ही कहते हैं निबिड संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सम कार्बन परमाणु वाले एल्केन्स होते हैं ना, उसमें निबिड संकुलन बहुत ज्यादा होता है, कार्बन एटम्स खचाखच भरे होते हैं। और जब कार्बन एटम्स खचाखच भरे होंगे तो क्या होगा, तो खचाखच भरने से उनके बीच के बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, अगली बात बताता हूं फिर मैं आपको, पोज करके लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। नंबर 4, चौथा हमें गुण पढ़ना है, भौतिक गुण विलेयता। अच्छा, विलेयता को कुछ बच्चे कहते हैं घुलनशीलता, या इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। विलेयता कह दो या घुलनशीलता कह दो या सॉल्युबिलिटी कह दो। इसके बारे में आपको एक बात समझनी है कि जो एल्केन है ना, ये जो एल्केन है, चूंकि एल्केन कैसे होते हैं, एल्केन होते हैं अध्रुवीय। कोई भी एल्केन देख लेना अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर होगा। एल्केन के सिरों पर धन तथा ऋण आवेश नहीं होते हैं, और जिसके सिरों पर धन तथा ऋणावेश नहीं है, जिस स्पीसीज के या यौगिक के, उसके पास धन और ऋण ध्रुव नहीं है, और जिसके सिरे ध्रुवों में कन्वर्ट नहीं हो रहे तो उसे तो आप अध्रुवीय ही कहोगे। क्योंकि एल्केन कैसे होते हैं, अध्रुवीय, इसलिए ये अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील। अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, घुलनशील। क्योंकि एक बात मैंने आपको पहले भी सिखा रखी है और आज भी मैं बता रहा हूं, एक कहावत है लाइक डिजॉल्व लाइक,
जैसे में तैसा, समान समान को बोलता है, चाहे यूं कह दो। जो बुरे आदमी है ना, उनका दोस्त जो भी होगा वो बुरा आदमी होगा, जब भी उनका दोस्त वो बना हुआ है, भले ही उसके मन में थोड़ा ही पाप हो, ज्यादा ना हो। और जो अच्छे आदमियों हैं, अच्छे आदमियों के दोस्त है कोई, तो वो खुद अच्छा होगा, इसलिए उनका दोस्त है। आप यदि अच्छे हो तो आपके दोस्त अच्छे होंगे, पक्की बात है। या तो जब जैसे बड़े कहते हैं ना कि किसी भी बच्चे का व्यवहार देखना हो, उसका व्यक्तित्व देखना हो, तो उसके दोस्तों को देख लो। जैसे उसके दोस्त होंगे वो खुद भी ऐसा ही होगा, भले ही वो अपने आप को कितना ही सफाई देता रहे अपने आप के प्रति कि मेरे दोस्त तो सर बहुत खराब हैं पर मैं खराब नहीं हूं। आप खराब हो, भले ही थोड़े बहुते हो या होने जा रहे हो, ठीक है, हो तो आप उसी रास्ते पे। और यदि आपके किसी बच्चे के दोस्त सारे बहुत अच्छे हैं, होनहार हैं, तो समझ जाओ बच्चा भी होनहार है। तो हम जैसे दोस्तों में रहते हैं उसे हम कहते हैं सोसाइटी। तो हमारी जैसी सोसाइटी होगी, या तो हम ऐसे हैं या फिर हम ऐसा ही होना चाह रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारी सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पता चला हमें कि जो एल्केन है वे खुद कैसे हैं, अध्रुवीय। और जब खुद अध्रुवीय हैं तो अध्रुवीय विलायकों में ही तो घुलनशील होंगे, ठीक है। जैसे कुछ अध्रुवीय विलायकों के नाम मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास बेंजीन है C6H6, ये एक अध्रुवीय विलायक है, इसमें एल्केन घुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक अध्रुवीय विलायक है, इसमें भी एल्केन घुल जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी एक अध्रुवीय विलायक है, तो इसमें भी एल्केन क्या होंगे, घुल जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल लिख लो आप, ईथर एक्सेट्रा। तो ये खुद अध्रुवीय हैं, तो अध्रुवीय विलायकों में ही तो घुलेंगे। यदि ये ध्रुवीय होते तो ध्रुवीय विलायकों में घुलते, ठीक है। अब मैं यहां एक बात और लिखूंगा, एक बात मैं लिखूंगा, परंतु परंतु ध्रुवीय परंतु ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते, ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते, यानी ध्रुवीय विलायकों में ये नहीं घुलेंगे क्योंकि अध्रुवीय हैं। जैसे एक ध्रुवीय विलायक बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे H2O, ये एक ध्रुवीय विलायक है। और एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल को ऐसे लिख दूं ROH एक्सेट्रा। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल्केन बेंजीन में क्यों घुल जाते हैं, C6H6 मींस बेंजीन, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर एल्केन बेंजीन में इसलिए घुलते हैं क्योंकि एल्केन ध्रुवीय हैं और बेंजीन भी ध्रुवीय विलायक है। तो जब एल्केन खुद अध्रुवीय हैं और बेंजीन भी अध्रुवीय है, दोनों ही नॉन पोलर हैं, तो एक दूसरे में तो घुलेंगे ही है, सीधी बात है, एक दूसरे में तो घुलेंगे ही, ठीक है। अच्छा, एक हमें भौतिक गुण और पढ़ना है, नंबर 5 पर एक हेडिंग लिख लो आप, घनत्व। नंबर 5 पे लिख लो घनत्व। और घनत्व को हम इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, आपको पता ही होगा। घनत्व या डेंसिटी की बात करेंगे। चलो अब बहुत आसान है। एल्केन्स की यदि मैं घनत्व की तुलना करूं जल से, तो एल्केन्स नॉर्मली जल से हल्के होते हैं, इनका घनत्व पानी से कम है। तो यहां लिखेंगे ये जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स ये क्या होते हैं, जल से हल्के। जल से हल्के का मतलब यहां अणुभार की बात नहीं कर रहे हम यहां घनत्व की बात कर रहे, यानी इनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यानी पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आप, जो एल्केन्स का घनत्व होता है ना, एल्केन्स का घनत्व, किसी भी एल्केन का आपको घनत्व देखना है कि उसमें किस तरीके से परिवर्तन होता है बहुत सारे एल्केन्स के घनत्व में। तो एल्केन्स का घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अणुभार के। किसी एल्केन का अणुभार जितना ज्यादा होगा उसका घनत्व भी उतना ही ज्यादा होगा।
और अणुभार ज्यादा होने से तात्पर्य है कार्बन परमाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी तो अणुभार तो ज्यादा होगा ही। जल्दी से पोज करके लिखेंगे हमारे देश के बच्चे हो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको एल्केन्स के भौतिक गुणों के बारे में काफी जानकारी मिली होगी। हमने मुख्य रूप से 5 भौतिक गुणों के बारे में यहाँ वार्तालाप की है। ठीक है, तो 5 भौतिक गुणों के बारे में वार्तालाप हमने किया है और इन पांचों की आपको जरूर नॉलेज हुई होगी। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।